आज हम बात करने वाले हैं मिशन टू मार्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी एक फेयरवेल पार्टी से शुरू होती है जिसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट भी आए होते हैं, जिसमें हम ल्यूक को देखते हैं। उसके साथ ही उसका दोस्त जिम, फिल, वूडी और वूडी की पत्नी टेरी भी आए होते हैं जो कि सब एस्ट्रोनॉट होते हैं। ल्यूक कुछ ही दिनों के बाद मार्स में रवाना होने वाला था तो इसके सभी दोस्त इसकी मदद करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस में रवाना होने वाले थे। ये काफी अच्छे दोस्त थे। इस मार्स मिशन में सबसे पहले तो जिम और उसकी पत्नी मैगी जाने वाले थे, लेकिन मैगी की हालत खराब होने लगती है, इसलिए जिम इस मिशन से पीछे हट जाता है ताकि वो अपनी पत्नी का ख्याल रख सके और कुछ दिनों के बाद ही मैगी गुजर जाती है। जिम का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, इसलिए यह मिशन ल्यूक को दिया जाता है। ल्यूक की टीम मार्स के लिए रवाना हो जाती है। 6 महीने के बाद वो लोग मार्स पहुंच जाते हैं और रिसर्च के दरमियान इन्हें मार्स के साइडनिया में सफ़ेद कलर के काफ़ी अजीब से आकार दिखाई देते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि यह शायद बर्फ़ होगी, लेकिन इस एनवायरनमेंट में बर्फ़ होना पॉसिबल नहीं था। अब ये सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यह मैसेज भेजते हैं। जिस दिन यह मैसेज आने वाला था उस दिन जीएम का बर्थडे होता है और पहले सब उसे बर्थडे का विश करते हैं और उस जगह इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे निकल जाते हैं। टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां पर उन्हें एक भी आवाज सुनाई देती है और वह राडार से एक सिग्नल पत्थर पर डालते हैं, लेकिन ये सिग्नल जाने के बाद डिवाइस काम करना बंद कर देता है। फिर वहां पर पूरी शांति हो जाती है और अचानक से काफी भारी तूफान आने लगता है। देखते ही देखते आसपास के सारे पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं और ये तूफान एक बहुत बड़े पहाड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और यह सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ही क्या हो गया। तभी वह देखते हैं कि तूफान के इस पहाड़ से एक सांप जैसा बवंडर बाहर आता है और भयानक हवाएं चलने लगती हैं और काफी बड़े बड़े पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं। और एक पत्थर टीम के एक मेंबर को लगता है और वहीं पर मारी जाती है। अब ल्यूक आगे जाता है और बाकी जो एस्ट्रोनॉट आगे खड़े हुए थे वो सब उस बवंडर में खींचे चले जाते हैं। दूसरा एस्ट्रोनॉट भागते हुए उड़ने लगता है। जैसे तैसे वह बचकर भाग रहा होता है, मगर वह तूफान की चपेट में आ जाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरे ही पल में वह तूफान शांत हो जाता है और सारा एनवायरनमेंट एकदम से शांत हो जाता है। तभी तूफान शांत होने के बाद हम देख पाते हैं कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी एलियन का फेस था। अब ल्यूक की हालत बहुत खराब हो जाती है और इस तूफान के कारण उसकी बहुत एनर्जी रिलीज हुई थी और उसका कांटेक्ट अपनी टीम इंटरनेशनल स्पेस एस्ट्रोनॉट से टूट जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि मंगल ग्रह पर तूफान आया था जिसमें उनका सारा क्रू मारा गया था। ये सुनकर जिम, फील और वूडी और टेरी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका दोस्त मर गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें ल्यूक का एक वीडियो मैसेज मिलता है और वह बताता है कि एक खतरनाक तूफान ने उसके साथियों को मार डाला है और उसकी खुद की हालत बहुत खराब हो गई है और रोते रोते उसका मैसेज भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये चारों भी उसका रेस्क्यू मिशन प्लान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब तक वहां पहुंचेंगे ल्यूक वहां पर जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें वहां पहुंचने में 6 महीने लगने वाले थे। अब उनका हेड इस मिशन के लिए मना कर देता है क्योंकि 6 महीनों के अंदर ल्यूक शायद जिंदा ना रहे। मगर इन चारों दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती है और वो उसके हेड को बहुत इंसिस्ट करते हैं और वो तैयार भी हो जाता है और यह चारों ल्यूक को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब सफर के दौरान एक दिन फिल इमेनम से एक डीएनए मॉडल बनाता है और जिनको कहता है कि यह मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का डीएनए मॉडल है। जिम हंसते हुए उनमें से कुछ इमेनम खा जाता है और वह डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिल उससे नाराज हो जाता है। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और इन लोगों का मार्स पर लैंड होने के लिए बस एक दिन बाकी था।
अब ये चारों मास के लैंडिंग का सिमुलेशन शुरू करते हैं और जैसे ही सिमुलेशन ऑन करते हैं तो अचानक से शिप के आसपास छोटे मीटेरियोइड्स घूमते दिखते हैं और वो शिप से टकराकर अंदर चले आते हैं और एक मीटेरियोइड फिल के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। यानी कि अब इनके शिप में होल पड़ गए थे और शिप पूरी तरह से प्रेशराइज होने लगता है। यानी कि शिप का ऑक्सीजन बाहर स्पेस में जाने लगता है। इनके पास इसे फिक्स करने के लिए 4 मिनट थे ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल ऊपर आ जाए। फिल के हाथों से जो खून निकला था वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था और वहीं पर पहला होल था। वह भी उस होल को बंद करता है तो दूसरा होल शिप के नीचे के हिस्से में था जहां पर उसे फिक्स करना बहुत मुश्किल था। इसलिए फिल शिप के बाहर चला जाता है और जिम उसकी मदद करने के लिए शिप के नीचे के हिस्से में चला जाता है। फिल की एनर्जी बचाने के लिए पूरे सिस्टम को हार्ड बूट करने के लिए जाता है। देखते देखते ऑक्सीजन 30% तक आ जाता है और जिम बेहोश होने लगता है। बाहर फिल को होल कहाँ है ये समझ नहीं आता। वो जिम को मदद करने के लिए कहता है। उसी समय टेरी जिम के लिए ऑक्सीजन मास्क लेकर आती है, मगर जिम उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उसे ड्रिंक का पाउच देते हुए कहता है कि इसके ड्रिंक को हवा में उछाले और वह वैसे ही हवा में उछाल देती है। और जब ड्रिंक बाहर आता है और जहां पर होल होता है उसी दिशा में जाने लगती है क्योंकि वहीं से सारा ऑक्सीजन बाहर जा रहा था। और वो ड्रिंक जैसे ही बाहर चला जाता है तो फिल को पता चल जाता है कि होल कहाँ है और वह जाकर उसको बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। इसी बीच उनकी फ्यूल पाइप को बहुत नुकसान हो गया होता है और इस बात का इन लोगों को नहीं पता था। अब इनका मार्स पर लैंडिंग करने का समय आ जाता है। फिल फ्यूल सिस्टम को ऑन करने के लिए जाता है लेकिन पाइप का नुकसान होने की वजह से सारा फ्यूल बाहर आने लगता और एनवायरनमेंट में फ्रीज होकर शिप के आसपास तैरने लगता है। जैसे ही जिम इंजन को इग्नाइट करता है तो आसपास के फ्यूल में आग लगने के कारण शिप के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें इनका इंजन टूटकर अलग हो जाता है। अब ये लोग मार्स में खींचे चले जाते हैं और कभी भी क्रैश लैंडिंग करने वाले थे। तभी जिम को याद आता है कि नासा ने सालों पहले सप्लाई मॉड्यूल मार्स पर भेजा था जिसकी मदद से वो शिप को लिंक करने का कुछ प्लान सोचते हैं। लेकिन वह मॉडल काफी दूर था इसलिए वूडी के कहने पर सब लोग रेडी हो जाते हैं और शिप के बाहर आ जाते हैं। उन्हें वह मॉडल दिखता है मगर वह काफी दूर था। वूडी खुद को स्पेस में लॉन्च करता है और खुद को भी सप्लाई मॉडल में डॉक करता है लेकिन उसका स्पीड ज्यादा होने की वजह से वह खुद को रोक नहीं पाता और काफी दूर चला जाता है। अब सब लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि वूडी को कैसे बचाया जाए। अब वह तीनों भी उसी वायर के सहारे सप्लाई मॉडल पर खुद को डॉक करते हैं और वुडी काफी दूर जा रहा होता है। ये देखकर उसके पत्नी टेरी उसको बचाने के लिए जाती है लेकिन वुडी उसे अपने पास आने को मना करता है। लेकिन टेरी के सूट में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वह वुडी को बचा सके और वहीं पर रुककर उसी वायर के साथ वुडी को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वायर वुडी तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही खत्म हो जाता है। आप टेरी रोने लगती है मगर फिर भी वह हार नहीं मानती और उसे बचाने के लिए आगे आती है। ये देख वुडी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपना हेलमेट निकाल देता है और फ्रीज होकर मारा जाता है। ये देखकर इमोशनल टेरी काफी रोने लगती है और वह वापस सप्लाई मॉडल तक आ जाती है और ये तीनों मार्स पर लैंड कर जाते हैं। वो स्पेस तक पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल खाली था जहां पर ल्यूक आया था। टेरी उसको रिपेयर करने लगती है और हैरानी की बात थी कि यह ठीक है, उसके अंदर अभी भी ऑक्सीजन था। उसे आगे ग्रीनहाउस दिखाई देता है जो कि फंक्शनल था और वहां पर पानी भी था। तभी जिम को किसी की आहट सुनाई देती है जैसे कि उसे कोई मारने के लिए आया होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक काफी डरा हुआ ल्यूक उस पर हमला करता है क्योंकि ल्यूक को लगता है कि यह उसका वहम है। लेकिन फिल आकर उसे बचा लेता है। जब ल्यूक सभी मेंबर्स को देखता है और वो इमोशनल हो जाता है कि उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया था। वो उसे वुडी के बारे में बताते हैं तो वह बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी जान बचाने के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान गंवा दी।
अब ल्यूक उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहां से एक रिकॉर्डिंग भी आए है और वो बताता है कि यह साउंड 3 ब्लॉक में डिवाइड है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता था। लेकिन फिल कहता है कि यह इंसानों की तरह ही है। टेरी उसे रोकते हुए कहती है कि इंसानों के डीएनए में 3% ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इंसान ज्यादा आगे होते हैं, मगर यहाँ पर पूरा क्रोमोसोम मिसिंग है, इसलिए वह इंसान नहीं हो सकता है। जिम कहता है कि उस पर किसी स्पीसी के सिग्नेचर हैं, यानी कि अंतरिक्ष में एलियन होने की आशंका है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जिम को वो फिल का डीएनए शेप याद आता है और वो कहता है कि वह डीएनए पर किसी के सिग्नेचर नहीं है बल्कि एक पहेली है हमारे लिए। उस मिसिंग क्रोमोसोम को हमें ढूंढना है और सिग्नल के जरिए हमें वापस स्पेस में ब्रॉडकास्ट करना है। ल्यूक की टीम ने भी कुछ सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए थे जिसे उस स्पीसी ने अपना जवाब समझ लिया था, जो कि जवाब गलत था। उन्हें लगा उन पर हमला होने वाला है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उस स्पीसी की टीम ने ल्यूक की टीम पर हमला किया था। ये जिम का कंक्लूजन है। अब वो सब लोग डीएनए के क्रोमोसोम के आखिरी पेयर को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जवाब मिल भी जाता है और वो जवाब को एक सिग्नल में कन्वर्ट भी कर लेते हैं और अपने रोवर को सिग्नल के जरिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए सेंड करते हैं। जैसे ही रोवर उस स्पेस के नज़दीक जाता है वो सिग्नल ट्रांसलेट करने लगता है और थोड़ी देर में स्पेस के साइड का एक डोर ओपन हो जाता है और अंदर एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है। अब इन लोगों को उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां जाना था। अब जिम, टेरी और ल्यूक उस रोशनी की दिशा में जाने के लिए रुकते हैं और फिल को ऑर्डर देते हैं कि अगर हम वापस नहीं आए तो उसे अर्थ के लिए वापस जरूर जाना है। देखते ही देखते ये तीनों सफ़ेद रोशनी के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही यह लोग अंदर आते हैं वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ अर्थ जैसा ही एनवायरनमेंट है, इसलिए ये तीनों अपनी हेलमेट उतार देते हैं और उन्हें एक सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ों साल पहले का। उन्हें मार्स देखता है जो कि पानी से भरा हुआ था और उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ा सटीरॉयड मार्स से टकराता है और मार्स का सारा पानी सूख जाता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें आगे कहानी में पता चलता है कि जो मंगलवासी वहां मार्स पर रहते थे वो सब वहां से निकलने लगते हैं क्योंकि उनके लिए वहां कुछ बचा ही नहीं था। वो अपने लिए एक नए प्लेनेट की तलाश में निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक स्पीसी वहां रुक जाती है और डीएनए का एक शेयर धरती पर भेजा जाता है और उनके डीएनए सैंपल के साथ हजारों साल पहले इसी एलियन के कारण धरती पर जीवन विकसित हुआ था। सबसे पहले मछली, मछली से जानवर और डायनासोर और आखिरी में इंसान बनते हैं। इसी तरह धरती का वातावरण अलग होने के कारण इंसानों का विकास कुछ अलग होता चला गया। इसीलिए इंसान एलियन जैसे नहीं दिखते थे। इसका मतलब ये है कि मंगलवासी ही इंसानों के पूर्वज हैं और उन्हीं से ही इंसान बने हैं। जिस एलियन ने वो डीएनए का सैंपल भेजा था यह वही एलियन था जो हजारों साल से इसी आशा में यहाँ रुका हुआ था कि कभी ना कभी कोई बुद्धिमान क्रिएचर मार्स पर वापस आएगा और उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। और यहाँ पर इन सबको भी अपने पूर्वजों के बारे में पता लगता है। यहाँ पर एलियन का काम पूरा हो गया था, इसीलिए वह अपने नए प्लेनेट पर जाने के लिए रवाना होता है जहाँ पर बाकी के सारे मंगलवासी रह रहे थे। वो अपने साथ ले जाने के लिए एक इंसान को इनवाइट कर लेता है और जिम उनके साथ रवाना होने वाला था। वो जो सफ़ेद चेहरा था वो उन एलियंस का एक स्पेसक्राफ्ट था और ल्यूक और टेरी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फिल वहां से निकलने वाला होता है तो उसे ल्यूक का मैसेज आता है और सही वक्त पर वो लोग आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जिम उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आता है और एलियन के साथ मंगल ग्रह पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।